Hello everyone, we are doing dissolution of partnership firm. In this video, we will discuss illustration 14 of this chapter. A, B and C are three partners sharing profit in the ratio 3:1:1. On 31st March 2016, they decided to dissolve their firm. At that date, their balance sheet was as under. Listen, ये 14 illustration बहुत important है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. इस टाइप के पॉइंट्स प्रैक्टिकल में नहीं आए थे तो मैंने इस इलस्ट्रेशन को पिक किया है. तो देखो, फर्म डिसॉल्व हो रही है, लाइबिलिटीज, एसेट्स. सबसे पहला स्टेप वही कि हम एसेट्स अकाउंट को क्लोज करेंगे और लाइबिलिटीज अकाउंट को भी क्लोज करेंगे. एसेट्स अकाउंट कहाँ जाएंगी? रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड. लिसन, यहाँ पे एक नया पॉइंट, बैंक एंड कैश दोनों अमाउंट गिवन है. हम बैंक अकाउंट बनाएंगे, बैंक का अमाउंट तो बैंक अकाउंट में टू बैलेंस बीडी करेंगे, लेकिन कैश भी वहीं बैंक अकाउंट में जाएगा और हम ये एज्यूम करेंगे कि ये अमाउंट हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया है. और डिपॉजिट करवाने की हमारी एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. देखो अब हम कैसे करेंगे बैंक अकाउंट में. बैंक अकाउंट ये रहा, बैलेंस बीडी, ये तो बैंक अकाउंट का बैलेंस है 52,000 और जो 10,000 का कैश है वो हमने ये एज्यूम करना है कि ये अमाउंट हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया है. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक अकाउंट को डेबिट किया, रीजन क्या लिखा? टू कैश. तो इस प्रकार हमने 10,000 को यहाँ पे लिखना है. आगे डेटर्स 2,42,000, स्टॉक 78, फर्नीचर 10,000, सन्ड्री एसेट्स 1,70,000. ये सारी हमारी एसेट्स कहाँ जाएंगी? रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड. डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर एंड सन्ड्री एसेट्स. और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 12,000 वहीं का वहीं रहेगा. लाइबिलिटी साइड में से क्रेडिटर्स 60,000, लोन 15,000. ये दोनों हमारी आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं. कहाँ जाएंगी? रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज 60,000 and 15,000, total amount 75,000. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000. लिसन, वैसे तो ये हमारा रिजर्व है, इसको हम पीसीए में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन अगर इसके बिहाफ पे हमें कोई एडजस्टमेंट गिवन हो या इसका कोई क्लेम गिवन हो तो फिर इसका ट्रीटमेंट हमारा चेंज हो जाएगा. तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 और इसमें हमें फिफ्थ ट्रांजेक्शन गिवन है. ₹40,000 हैड टू बी पेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन. कहता है वर्कमैन कंपनसेशन का हमें 40,000 पे करना पड़ेगा. इसका मतलब अब हमारे पास इस रिजर्व में से कुछ भी नहीं बचेगा. तो ये रिजर्व भी अब कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड 30,000. और फिर हम 40,000 की पेमेंट करेंगे. सारी पेमेंट्स कहाँ जाती हैं? रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड 40,000. तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अब पीसी में नहीं जाएगा. कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड. और आगे कैपिटल अकाउंट के बैलेंस हैं, तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस कहाँ जाते हैं? कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बैलेंस बीडी 2,75,000, 1,00,000 एंड 70,000. अब हम एडजस्टमेंट को कंसीडर करेंगे. इट इज एग्रीड दैट A is to take over furniture at ₹8,000 and debtors amounting to ₹2,00,000 at ₹1,82,000. कहता है A फर्नीचर को 8,000 पे और डेटर्स 2,00,000 के डेटर्स, यानी कि 2,00,000 उनकी बुक वैल्यू है, 2,00,000 के डेटर्स को वो 1,82,000 पे ले रहा है. हम एट वाला फिगर लेंगे. तो A फर्नीचर 8,000 पे और डेटर्स को 1,82,000 पे टेक ओवर कर रहा है, एसेट टेक ओवर कर रहा है. तो क्रेडिट साइड बाय एज कैपिटल फर्नीचर 8,000 एंड डेटर्स 1,82,000. और इस प्रकार हमारा अमाउंट आया 1,90,000. द क्रेडिटर्स ऑफ ₹60,000 टू बी पेड बाय हिम एट दिस फिगर. और 60,000 के क्रेडिटर्स को भी वो टेक ओवर कर रहा है. तो लाइबिलिटी है. लाइबिलिटी अगर पार्टनर टेक ओवर करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड टू एज कैपिटल, ब्रैकेट में लिख दो क्रेडिटर्स 60,000. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन
B is to take over all the stock in trade at rupees 70,000 and sum of sundry assets at rupees 72,000 being 10% less than book value. Very very important adjustment. B stock 70,000 पे टेक ओवर कर रहा है और कुछ सन्ड्री एसेट्स को 72,000 पर टेक ओवर कर रहा है जो कि अपनी बुक वैल्यू से 10% लेस है, यानी कि ये 10% लेस वैल्यू है. सम सन्ड्री एसेट्स एट मीन्स इस फिगर पे ले रहा है, तो बी कुछ एसेट्स को 72,000 पे ले रहा है. आगे ब्रैकेट में कह रहा है कि ये वैल्यू बुक वैल्यू से 10% लेस है, तो हमें रिमेनिंग एसेट्स निकालनी पड़ेंगी, तो इसके लिए इसका यूज होगा. बट एट प्रेजेंट तो हम ये लिख देंगे कि बी ने स्टॉक लिया और कुछ एसेट्स को 72,000 पे ले लिया, तो बाय बीज कैपिटल स्टॉक 70,000 एंड सन्ड्री एसेट 72,000, टोटल अमाउंट कितना आया 1,42,000. अब आगे नेक्स्ट पॉइंट है C is to take over the remaining sundry assets. रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स को C टेक ओवर कर रहा है, तो रिमेनिंग एसेट्स निकालने के लिए पहले हमें इनके वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे. देखो हमें ये जो B ने 72,000 पे ली थी ना, ये बुक वैल्यू नहीं है, ये तो रियलाइज्ड वैल्यू है और हमें ब्रैकेट में साफ कह रहा है कि ये 10% लेस है. इसका मतलब ये 90% वैल्यू है, क्योंकि बुक वैल्यू हमेशा 100% होती है. साफ कह रहा है कि ये वैल्यू बुक्स वैल्यू से 10% कम है. परसेंटेज का मतलब 100 में से ये 10 कम है, इसका मतलब ये 90% वैल्यू है. तो पहले हम इनकी बुक वैल्यू निकालेंगे कि जिस एसेट्स को बी ने 72,000 पे टेक ओवर किया है उनकी बुक वैल्यू क्या है. तो देखो यानी कि ये 90% वैल्यू है, तो वर्किंग नोट्स बनाएंगे हम. B is taking over some sundry assets at 72,000 being 10% less than book value. कहते हैं ये वैल्यू बुक वैल्यू से 10% लेस है, इसका मतलब ये 90% वैल्यू है. तो हमने इसकी 100% वैल्यू निकालनी है, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर 100% अमाउंट होता है. तो 90% के इक्वल 72,000, 100% के इक्वल कितना हो जाएगा, तो 90 से डिवाइड करेंगे और इस 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 72,000 अपॉन 90 इंटू 100 80,000, यानी कि जिस एसेट्स को बी ने 72,000 पे टेक ओवर किया है उनकी बुक्स में वैल्यू कितनी है 80,000. हमारी सन्ड्री एसेट्स टोटल बुक्स के अंदर कितनी शो की गई हैं 1,70,000. तो 1,70,000 हमारी टोटल एसेट्स हैं. इसमें से 80,000 की बुक वैल्यू की एसेट्स को बी ने टेक ओवर कर लिया, तो रिमेनिंग एसेट्स कितनी बचेंगी 170 माइनस 80 90,000. तो हमारी रिमेनिंग एसेट्स कितनी है 90,000. इनको कौन टेक ओवर कर रहा है सी. थर्ड एडजस्टमेंट, C is to take over the remaining sundry assets at 90% of the book value less ₹1,000 as discount. कहते हैं C रिमेनिंग एसेट्स को 90% पे ले रहा है और उसके बावजूद भी उसके 1,000 रुपीज और डिस्काउंट है. तो देखो 90% ऑफ रिमेनिंग एसेट्स कितनी है 90,000. तो 90,000 का 90%, 90,000 इंटू 90 अपॉन 100 81,000. तो 81,000. उसके बाद उसने क्या कहा है लेस ₹1,000 एज डिस्काउंट, एक 1,000 और डिस्काउंट है, तो 81 माइनस 1 80,000. इसका मतलब सी सन्ड्री एसेट्स को 80,000 पे टेक ओवर कर रहा है बाय सीज कैपिटल 80,000. उसके बाद एंड एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द लोन टुगेदर विद एक्रूड इंटरेस्ट ऑफ ₹300. और वो लोन को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहा है विद एक्रूड इंटरेस्ट 300. तो देखो हमारा लोन कितना है 15,000 का है. ये लोन वाला अमाउंट विद 300 इंटरेस्ट पे करेगा, एक्रूड इंटरेस्ट है, और ये कौन टेक ओवर कर रहा है सी. तो 2 सीज कैपिटल अकाउंट, लोन 15,000, एक्रूड इंटरेस्ट 300, तो टोटल अमाउंट 15,300. द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन वर ₹2,700. Nothing is given. We will assume that expenses will be paid by the firm. तो फर्म पे करेगी. 2 बैंक एक्सपेंसेस
2700. Remaining debtors were sold to a debt collecting agency for 50% of the book value. Remaining debtors को डेप्ट कलेक्टिंग एजेंसी को हमने दे दिया, जहाँ पे हमें 50% बुक वैल्यू का रियलाइज हुआ। देखो रिमेनिंग नंबर 1 ट्रांजेक्शन में हमने देखा था कि ए ने 2 लाख के डेटर्स को 1,82,000 पर ले लिया। 2 लाख के डेटर्स मीन्स उनकी बुक वैल्यू 2 लाख है। 2 लाख जिनकी बुक वैल्यू है उन्हें ए ने 1,82,000 पे लिया। तो रिमेनिंग निकालने के लिए हमेशा बुक वैल्यू में से बुक वैल्यू माइनस करते हैं। तो हमारे टोटल क्रेडिटर्स कितने हैं? टोटल डेटर्स हैं हमारे पास 2,42,000 टेकन ओवर बाय ए, बुक वैल्यू 2 लाख। तो रिमेनिंग कितने बचेंगे 42,000। तो ये हमारे डेटर्स हैं, ये हमने डेप्ट कलेक्टिंग एजेंसी को दिए और वहां से हमें कितना रियलाइज हुआ 50%। तो 42,000 का 50% 21,000 बाय बैंक अकाउंट। उसके बाद अब हम एक बार जरूर कंसिडर करेंगे कि सारी लायबिलिटीज की पेमेंट हो चुकी है, यस पे हो चुकी हैं। अब हम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। अब हमारा क्या आ रहा है? डेबिट इज मोर देन क्रेडिट, देन द डिफरेंस अमाउंट विल बी लॉस। और लॉस को हम पार्टनर्स में उनकी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद सेम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले बैलेंस ऑलरेडी हम ट्रांसफर कर चुके हैं। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट में से पार्टनर्स की ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर करेंगे। तो देखो 2A कैपिटल 2A है तो बाय रियलाइजेशन, सी में भी 15,300 और इधर से A, B, C तीनों की है तो क्रॉस 2 रियलाइजेशन 1,90,000, B का 1,42,000 और C का 80,000। उसके बाद रियलाइजेशन का लॉस। अब उसके बाद हम इनकी क्लोजिंग करेंगे। ए का क्रेडिट अमाउंट बड़ा है, डेबिट लेस है, तो डिफरेंस अमाउंट ए को पेमेंट करेंगे। लेकिन बी का यहाँ पे डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट कम है, तो बी डेफिसिट अमाउंट लेकर आएगा। बी का डेबिट है 1,55,600 लेकिन क्रेडिट है 1 लाख, तो 55,600 बी ब्रॉट इन कैश लेकर आएगा। सी की भी सेम सिचुएशन है, 93,600 क्रेडिट और डेबिट साइड है 85,300, तो डिफरेंस अमाउंट सी भी कैश लेकर आएगा क्योंकि डेफिसिट है इनके डेबिट बैलेंस है। अब लास्ट में हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। ये तो ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर चुके हैं। रियलाइजेशन अकाउंट से अब हमने कौन सा ट्रांसफ़र करना है? ये पेमेंट है 42,700 की बाय रियलाइजेशन। ये 21,000 का डेटर से रियलाइज्ड है, 2 रियलाइजेशन। उसके बाद ये ए को पेमेंट है बाय एस कैपिटल और ये बी और सी कैश लेके आएंगे तो 2 बीज कैपिटल एंड 2 सीज कैपिटल। तो इस प्रकार हम इनका टोटल करेंगे तो हमारा टोटल सेम आएगा, तो सम हमारा ओके।